चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चौथा चैप्टर, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन में क्या चीज आपको पढ़ना है? तो मेन आपको पढ़ना है जीएसटी। जीएसटी आप सुनते हैं तो मेन आपको जीएसटी पढ़ना है, और ये पढ़ना है कि जीएसटी की गणना हम कैसे करते हैं। तो दो चीजें, जीएसटी और जीएसटी की गणना, साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट भी पढ़ना है। बाकी ये आपको शेयर्स, म्यूचुअल फंड, ये सब भी कट है, तो आगे बताऊंगा मैं आपको। इसमें देखिए, इसमें क्या मेन पार्ट में है कि जैसे पहले क्या होता था ना, पहले ये देखो बहुत सारे टैक्स लगते थे। वस्तु एवं सेवा का जीएसटी यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या है यहाँ देखिए, पहले इतने सारे टैक्स लगते थे, देख रहे हैं, इतना तो इसमें दिया है पर इससे भी ज्यादा लगता था। इतने सारे टैक्स लगते थे तो थोड़ा थोड़ा करके लगता था सब। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये सब सारे टैक्स थे, इन सब को मिला करके एक ही टैक्स नाम दे दिया, वस्तु एवं सेवा कर, जिसको बोलते हैं जीएसटी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कर जो अपने देश में लागू होते थे, तो उसको खत्म करके गवर्नमेंट ने केवल एक कर लगा दिया, जिसको बोला जाता है जीएसटी। तो ये यहाँ पे आपको जीएसटी के बारे में पढ़ना है। तो जीएसटी में क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है, उसको जरा आप ध्यान से देखिए कि क्या क्या चीजें आपको जीएसटी में ध्यान देना है। सबसे पहले देखिए, प्रकरण 4 आर्थिक नियोजन, जीएसटी क्या होता है। तो कहीं हिंदी में भी जीएसटी लिखा रहेगा, इंग्लिश में भी। आप इस चैप्टर में हिंदी इंग्लिश दोनों यूज कर सकते हो। तो हमारे देश में अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार का कर देना होता था, परंतु 1 जुलाई 2017 से हमारे देश में जीएसटी प्रणाली लागू हो गई। कब से लागू हुई है? एक क्वेश्चन बन सकता है कि अपने यहाँ जीएसटी प्रणाली कब से लागू हुई। तो ध्यान रखिए, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी की प्रणाली हमारे यहाँ लागू की गई है। इस प्रणाली को एक देश एक कर एक बाजार, अब देखिए इस जो जीएसटी प्रणाली, इसको नाम दिया गया है एक देश एक कर एक बाजार कहा जाता है। ये वस्तुओं की खरीदी मतलब खरीदते समय और बिक्री बेचते समय अब एक ही कर लगाया जाता है, जिसे जीएसटी कहते हैं। मतलब पहले बहुत सारे कर लगाए जाते थे, अब केवल एक ही कर लगाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जीएसटी बोलते हैं। अब जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी मतलब गुड्स एंड एस मतलब सर्विस, टी मतलब टैक्स, जिसको हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं। वस्तुओं पे भी कर लगता है, सेवा पे भी कर लगता है। अब वस्तु मतलब सामान, तो आप देख ही रहे हैं, जो खरीदी बिक्री सामान का होता है उसको वस्तु बोला जाता है। सेवा कुछ ऐसे रहते हैं जहाँ पे सेवाएं प्रोवाइड की जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप एक टैक्सी किए और टैक्सी करके आप एक जगह से दूसरी जगह तक गए, तो वहाँ पे वो आपने कुछ खरीदा नहीं पर आपने सेवा लिया, तो सेवा टैक्स आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। आप होटल में गए, खाना खाए, खाना खा के आए, तो वहाँ पे आपकी सेवा हुई तो सेवा कर देना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ वस्तु और सेवा कर उसको बोला जाता है। तो जीएसटी जो है ना, वो दो भागों से मिलके बना हुआ है। एक होता है सीजीएसटी और दूसरा होता है एसजीएसटी। तो सीजीएसटी क्या होता है? सीजीएसटी अर्थात उसको बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अर्थात केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। यह कर केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। ये कर किसको प्राप्त होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को। और दूसरा है एसजीएसटी। है एसजीएसटी, जिसको बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में राज्य वस्तु एवं सेवा कर। यह कर राज्य सरकार को प्राप्त होता है। तो सीजीएसटी किसको प्राप्त होता है? केंद्र सरकार को। और एसजीएसटी किसको प्राप्त होता है? राज्य सरकार को। अब इसमें क्या याद रखें का पॉइंट है कि अगर मान लीजिए राज्य नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश है। अपने देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, तो वहां पे एसजीएसटी की जगह पे यूटीजीएसटी बोला जाता है। तो केंद्र के लिए तो फिक्स है, सीजीएसटी बोला जाएगा। राज्य के लिए क्या बोला जाएगा? एसजीएसटी। लेकिन जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश कहे जाते हैं, वहां पे एसजीएसटी ना बोल के उसको बोला जाएगा यूटीजीएसटी।
यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए इसका फुल फॉर्म है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, याद रखना है आपको कि जो CGST, SGST, UTGST ये तीनों के मान समान होते हैं। जितना CGST होता है उतना ही SGST होता है, उतना ही UTGST होता है, और ये सब GST के आधे होते हैं। मतलब जो GST मिलता है उसका आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। इसी फॉर्मूले को यहाँ दूसरे तरीके से किया गया है कि अगर ये 2 इधर चला गया तो 2 का गुणा हो जाएगा, तो GST बराबर 2 गुणे CGST, 2 गुणे SGST, 2 गुणे UTGST। तो यही फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिखा गया है। अब GST कैसे निकाला जाता है? CGST और SGST दोनों को जोड़ दो तो GST हो जाता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है और स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स है, केंद्र का और राज्य का, दोनों को जोड़ के पूरा GST आता है। या अगर राज्य की जगह हमारा केंद्र शासित प्रदेश है तो CGST प्लस SGST की जगह UTGST का यूज होता है। इस तरीके से ये हो गया। अब उसमें क्या होता है, एक अगला है GSTIN, GSTIN बोलते हैं उसको। यह एक विशेष प्रकार का पहचान क्रमांक होता है जो प्रत्येक व्यापारी के लिए अलग अलग होता है। जैसे जो बिजनेस करता है, जो व्यापारी लोग होते हैं, उनको एक GST का अंक मिलता है, उनको पहचान क्रमांक मिलता है। उसको बोलेंगे, अंक नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे पहचान क्रमांक मिलता है। वो जो पहचान क्रमांक होता है उसी को GSTIN बोलते हैं। और ये हर बिजनेसमैन के लिए, सब व्यापारी के लिए अलग अलग होता है। अब GSTIN का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिस व्यापारी का पिछले आर्थिक वर्ष की खरीदी बिक्री, जिसको हम टर्नओवर बोलते हैं, 20 लाख से अधिक हो, उन्हें यह नंबर लेना अनिवार्य होता है। क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका खरीदी बिक्री 20 लाख से ज्यादा रहता है, तो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है कि उनको GST नंबर लेना जरूरी है। उनको GST नंबर लेकर ही अपना व्यापार करना है। तो ये जो GST नंबर होता है ना, इसमें कुल 15 अंकाक्षर होते हैं, जिसमें से 10 तो उसका जो पैन कार्ड का रहता है ना, पैन कार्ड में 10 अक्षर होते हैं। तो 15 जो अंकाक्षर उसको मिलते हैं, GST नंबर मिलेगा, उसमें कितने अंकाक्षर रहेंगे? 15 अंकाक्षर रहते हैं। उसमें से 10 तो पैन कार्ड का रहता है नंबर, और बाकी 5 जो है वो अलग नंबर रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे 27 ABCDE 1 2 3 4 H 1 Z 5। तो इसमें जो स्टार्टिंग का ये 2 अंक है 27, ये राज्य का संकेतांक होता है। जैसे ये महाराष्ट्र राज्य का संकेतांक है 27, ऐसे दूसरे राज्य रहेंगे, उनका संकेतांक यहाँ पे अलग अंक रहेगा। बाकी ए से लेके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जो होते हैं बीच के अक्षर, अंक और अक्षर मिला के ये पैन कार्ड नंबर होता है। और बाकी ये 1 Z 5, ये अलग अलग दूसरे नंबर्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे एक लिखा है, एक नोट, मतलब कोई एक नंबर वहां पे लिखेगा। और Z क्या हो गया? सभी के लिए समान बाय डिफॉल्ट, मतलब वहां Z लिखा ही रहेगा। और उसके बाद 5, ये चेक सम डिजिट, ये मतलब क्या होता है कि वस्तु का जो, हर वस्तु का एक अलग अंक, उसका अंक निर्धारित होता है। जैसे लिखा है चेक सम डिजिट, जो होता है, जो लास्ट वाला अंक होता है, वो GST की वेबसाइट पे जाके GSTIN डालने पर इस नंबर की वैधता आपको समझ में आएगी। तो ऐसे करके कुल 15 अक्षर होते हैं, जिसमें से 10 अक्षर किसका होता है? पैन कार्ड का होता है। जैसे यहाँ लिखा है 27, या महाराष्ट्र राज्य का संकेतांक है। ओके, तो इस तरीके से हमें जो व्यापारी होता है उसको GSTIN प्राप्त होता है, GST का पहचान क्रमांक प्राप्त होता है, जिसमें कुल कितने अंकाक्षर होते हैं? 15 अंकाक्षर इसलिए बोला गया क्योंकि अंक और अक्षर मिला के होता है। उसमें से 10 किसके होते हैं? पैन कार्ड के। अब है HSN कोड। क्या होता है? तो HSN कोड का फुल फॉर्म है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। यह वस्तु के वर्गीकरण का विशिष्ट क्रमांक है। मतलब उस पे जो लास्ट में आप देख रहे हैं कोड लिखा हुआ है, तो उसमें जो कोड होता है वो, अगर वस्तु है तो उसको HSN कोड बोला जाता है, और अगर सेवा है तो वहां पे एक दूसरा कोड होता है, उसको SAC कोड बोलते हैं। तो वही जो अभी एक नोट था ना, वहां पे नंबर था,
तो नंबर जो लिखा जाता है ना उसमें ध्यान रखिए, ये उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जानते रहिए कि अगर वस्तु है तो वस्तु के लिए HSN कोड लिख दिया जाता है, और अगर सेवा है तो उसके लिए SAC कोड दिया जाता है। तो वस्तु के लिए कौन सा कोड? HSN कोड, और सेवा के लिए कौन सा? SAC कोड। अब कर बीजक क्या होता है? कर बीजक जिसको आप बोलते हैं बिल, जैसे आप कहेंगे और आपने कोई सामान लिया तो दुकानदार आपको बिल देता है, उसी बिल को हम बोलते हैं हिंदी में कर बीजक। वस्तुओं की खरीदी बिक्री पर जो बिल प्राप्त होता है उसे कर बीजक कहते हैं। तो बिल जो आपको मिलेगा उसे क्या बोलते हैं? कर बीजक। अब ध्यान रखिए, याद रखिए कि जीएसटी यह रुपए में होती है, जबकि जीएसटी की दर यह प्रतिशत में होती है। ध्यान रखिए कि अगर कहीं जीएसटी आपको ज्ञात करना है तो आपको उसको रुपए में निकालना पड़ेगा, और जीएसटी की दर अगर बोला है तो प्रतिशत में निकालना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएसटी रुपए में और जीएसटी की दर प्रतिशत में। अब देखिए, जीएसटी निकालने के लिए अगर जीएसटी की दर पता है तो आप जीएसटी निकाल सकते हैं, जो वस्तु का मूल्य है गुणे जीएसटी की दर बटे 100। बीजक मूल्य कैसे निकालेंगे? जो वस्तु का कर योग्य मूल्य है उसमें जीएसटी जोड़ देंगे तो आपका बीजक मूल्य हो जाएगा। आपके बिल पे जो वस्तु का मूल्य दिया जाता है वो क्या रहता है? उस वस्तु का जो कर योग्य मूल्य रहता है, कर योग्य मूल्य ज्यादातर क्या रहता है? अंकित मूल्य के बराबर रहता है, जो उस पर लिखा रहता है मूल्य, और उसमें जीएसटी को जोड़ के तब वो आपको बीजक मूल्य देगा, बिल पे आपको मूल्य देगा। जीएसटी कैसे निकालेंगे? देखिए, इसी सूत्र से आपको पता चल जाएगा। अगर जीएसटी निकालना है, कर योग्य मूल्य इधर ले लीजिए, माइनस कर दीजिए, बीजक मूल्य माइनस कर योग्य मूल्य। जीएसटी की दर, यहाँ दर रहेगा, जीएसटी की दर 0% से 28% तक होती है। मतलब जो गवर्नमेंट ने जीएसटी की दर निकाला है वो मिनिमम 0% होती है, मतलब कि एक भी टैक्स नहीं लगेगा, और मैक्सिमम 28% तक होती है। और कर योग्य मूल्य क्या होता है? कर योग्य मूल्य मतलब जिसपे कर लगाया जाता है। कर योग्य मूल्य का मतलब जिसपे कर लगाया जाता है, जिसपे जीएसटी लगाई जाती है। अंकित मूल्य माइनस छूट। अगर दुकानदार आपको छूट दे रहा है तो पहले जो उस पे अंकित मूल्य उसमें से छूट माइनस कर लीजिए, जो बाकी बचेगा उसी पे आपको जीएसटी देना रहेगा। बराबर। ये इतनी चीजें आपकी जनरल नॉलेज की हो गई, इसी पे डिपेंड है आपका प्रश्न संग्रह 4.1। इसमें भी कुछ मुद्दे दिए हैं। देखिए कि कर योग्य आय या कर पात्र आय, इसका क्या मतलब होता है कि जिस पर कर निर्धारित किया जाता है, मतलब जिस पे जीएसटी दिया जाता है उसको कर योग्य आय या कर पात्र मूल्य कहते हैं। बीजक मूल्य अर्थात कर सहित मूल्य। बीजक मूल्य का मतलब होता है जब उसमें कर जो उसका मूल्य है उसमें कर को भी जोड़ देते हैं तो उसको बीजक मूल्य कहते हैं। प्रश्न में यदि बिक्री मूल्य का उल्लेख न हो तो ऐसा समझा जाए कि बिक्री मूल्य कर योग्य है। ये क्या बोल रहा है कि अगर प्रश्न में मान लीजिए कि विक्रय मूल्य, वहां पे ये ना बताया जाए कि बिक्री मूल्य कितना है, केवल उस वस्तु का मूल्य बता दिया जाए तो वही उसका जो है कर योग्य आय हो जाती है। केंद्र सरकार का जितना कर होता है उतना ही राज्य सरकार का भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सीजीएसटी और राज्य सरकार का एसजीएसटी दोनों हमेशा समान होते हैं। अगर आप टैक्स भर के आए हो, जीएसटी भर के आए हो, आधा केंद्र सरकार लेती है, आधा राज्य सरकार लेती है। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, जितना जीएसटी आप भर के आओगे उसका आधा केंद्र सरकार को जाता है, आधा राज्य सरकार को जाता है। इसी पे डिपेंड है प्रश्न संग्रह 4.1। जरा देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। पवन मेडिकल दवाइयों की आपूर्ति करते हैं, उनकी दुकान की कुछ दवाइयों पर जीएसटी की दर 12% है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी ज्ञात करिए। अब देखिए, जीएसटी की दर जब रहेगा तो प्रतिशत में, तो हमें सीजीएसटी तथा एसजीएसटी की दर निकालनी है। ध्यान रखना, बहुत ही दर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सीजीएसटी एसजीएसटी निकालना रहेगा तब तो रुपए में निकालना रहेगा, लेकिन हमें यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी की दर निकालना है तो प्रतिशत में निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि सीजीएसटी जो होता है वो जीएसटी का आधा होता है, और एसजीएसटी जो होता है वो भी जीएसटी का आधा होता है। तो जीएसटी की दर 12% है, तो सीजीएसटी की दर हो जाएगी जीएसटी की दर बटे 2। 12% बटे 2 कितना आ जाएगा? 6%। ऐसे एसजीएसटी की दर जो होगी वो भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो, जीएसटी की दर बटे 2, या डायरेक्ट निकाल सकते हो कि एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों समान होता है, इसलिए जब सीजीएसटी का मान 6% है तो एसजीएसटी का मान भी 6% होगा। ये समझ गया होगा आपको
कि जितना जीएसटी होता है उसका आधा सीजीएसटी होता है, मतलब 12% जीएसटी है तो उसका आधा 6% सीजीएसटी होगा और उतना ही एसजीएसटी होगा। तो अगर जीएसटी 12% है तो सीजीएसटी 6% रहेगा, एसजीएसटी 6% रहेगा। दूसरा देखिए, सीजीएसटी 9% है तो एसजीएसटी कितना होगा। तो आप समझ गए हैं कि जितना सीजीएसटी होता है उतना ही एसजीएसटी होता है। तो अगर सीजीएसटी 9% है तो एसजीएसटी भी कितना होगा, 9%। तो जीएसटी कितना होगा, जीएसटी दोनों जोड़ के आता है, सीजीएसटी एसजीएसटी ये दोनों कर समान होते हैं, तो जीएसटी कितना होगा, जीएसटी इन दोनों को जोड़ के आएगा। आप चाहे तो यहाँ फॉर्मूला बढ़ा सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, जीएसटी की दर बराबर एसजीएसटी की दर प्लस सीजीएसटी की दर, या एक सूत्र से और कर सकते हैं, जीएसटी की दर बराबर 2 गुणे सीजीएसटी की दर, या फिर कर सकते हैं जीएसटी की दर बराबर 2 गुणे एसजीएसटी की दर। ऐसा किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, पर जीएसटी जो होता है दोनों को जोड़ के जीएसटी होता है। तो जीएसटी कितना आएगा, 18%। तीसरा क्वेश्चन है, मेसर्स रियल पेंट ने प्रत्येक को 2800 कर योग्य मूल्य के लस्टर पेंट के 2 डिब्बे बेचे, जीएसटी की दर 28% हो तो कर बीजक में सीजीएसटी एसजीएसटी कितने रुपए होगा। अब देखिए, अब पैसे की बात आ गई। अब देखो यहाँ सीजीएसटी एसजीएसटी की दर नहीं बोला है, यहाँ पे दर बोला था, जीएसटी की दर एसजीएसटी की दर, यहाँ पे भी देखिए दर, तो प्रतिशत में निकाल रहे थे। अब रुपए में आएंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए दर नहीं बोल रहा है, बोला है सीजीएसटी एसजीएसटी कितने रुपए होगा। तो यहाँ देखिए अगर, तो जीएसटी की दर दिया है 28%, तो जीएसटी की दर 28% है और उसका मूल्य कितना है, कर योग्य मूल्य कितना है 2800। लस्टर पेंट के एक डिब्बे का ध्यान रखिए, पेंट ने प्रत्येक मेसर्स रियल पेंट ने प्रत्येक को 2800 रुपए कर योग्य मूल्य के लस्टर पेंट के 2 डिब्बे बेचे। अब देखिए एक डिब्बे का मूल्य कितना है 2800। अब आप बोलोगे यहाँ एक डिब्बा तो लिखा नहीं है, लिखा है ना कि 2800 कर योग्य मूल्य के, मतलब एक डिब्बे का मूल्य कितना है 2800, तो कितने डिब्बे बेचे, 2 डिब्बे। तो एक डिब्बे का मूल्य 2800 रुपए, डिब्बों की संख्या 2 है तो 2 डिब्बे का मूल्य कितना हो जाएगा, 5600 रुपए हो जाएगा। अब उस पर जीएसटी कितना देना है, 28% देना है, तो जीएसटी 28% हो गई। तो अगर जीएसटी 28% है तो अगर यहाँ हमें जीएसटी निकालना होता, क्वेश्चन में अगर जीएसटी निकालना होता तो हम यही 2800 का 28% निकाल लेते, लेकिन यहाँ हमें जीएसटी नहीं निकालना, हमें यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना। तो पहले हम सीजीएसटी की दर निकाल लेंगे। सीजीएसटी की दर और एसजीएसटी की दर दोनों बराबर होती है, दोनों तो बराबर होती है लेकिन जीएसटी की आधी होती है। तो देखिए जीएसटी की आधी, जीएसटी की दर बटे 2। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे लिखा है 1/2 गुणे जीएसटी की दर, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं जीएसटी की दर बटे 2। ओके, 1/2 ना लिख के आप क्या लिख सकते हैं, जीएसटी की दर बटे 2। अब जीएसटी की दर कितना 28% बटे 2, 28 में 2 का भाग दिया तो 14। ये समझ गया होगा आपको कि जीएसटी 28 है तो उसका आधा सीजीएसटी होगा 14% और उतना ही एसजीएसटी होगा 14%। अब हमें ये सीजीएसटी की दर पता चली। अब आप, हमें दर नहीं निकालना है बल्कि हमें तो रुपए में निकालना है, तो हम सीजीएसटी रुपए में निकालेंगे। कैसे, देखिए जितनी कर योग्य आय है, कर योग्य मूल्य है उसका 14%। आप देखिए तो मैंने एक फॉर्मूला भी लिखा है, आप चाहे तो फॉर्मूला यहाँ ऐड कर सकते हैं, सीजीएसटी बराबर कर योग्य मूल्य गुणे सीजीएसटी की दर बटे 100। तो कर योग्य मूल्य कितना है 5600 रुपए, 2 डिब्बे का 5600 रुपए, और उसका सीजीएसटी निकाल रहे हो तो सीजीएसटी की दर कितना है 14% है, तो 14/100, प्रतिशत मतलब बटे 100। इसको काटेंगे, 0 कट जाएगा यहाँ से, देखिए 0 कटेगा, 56 में 14 का गुणा करेंगे तो 784 रुपए, मतलब एसजीएसटी कितना आ गया 784 रुपए। तो जब सीजीएसटी कितना आ गया 784 रुपए, तो जब सीजीएसटी 784 तो यहाँ आप लिख सकते हैं एसजीएसटी बराबर सीजीएसटी, एक लाइन यहाँ बढ़ा सकते हैं आप, एसजीएसटी बराबर सीजीएसटी और बराबर कितना आ जाएगा 784, क्योंकि सीजीएसटी 784 आया तो एसजीएसटी भी कितना होगा 784। तो उत्तर हो गया सीजीएसटी तथा एसजीएसटी दोनों कितना हो जाएगा 784 रुपए। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, किसी कलाई घड़ी की बेल्ट का कर योग्य मूल्य 586 है, जीएसटी की दर 18% तो बेल्ट ग्राहक को कितने रुपए में प्राप्त होगी। बहुत आसान है, 586 रुपए कर योग्य मूल्य है। अब जीएसटी की दर 18% हो तो जीएसटी कितनी हो जाएगी, ये जो कर योग्य मूल्य है उसका 18%, तो कर योग्य मूल्य 586 गुणे जीएसटी की दर 18/100, 18 में 586 का गुणा करेंगे, 100 का भाग देंगे, गुणा किया 10,548/100,
100 का भाग देंगे तो 105 रुपये 48 पैसे हो जाएगा ये जीएसटी। तो कितना कर योग्य मूल्य था उसका 586 रुपये, जीएसटी कितना दिया 105 रुपये 48 पैसे। तो फिर ग्राहक को कितने में प्राप्त होगी, तो दोनों को जोड़ देंगे, ग्राहक द्वारा दी गई राशि, तो जितना कर योग्य राशि थी 586 उसमें जीएसटी को जोड़ देंगे, जिसको आप यहाँ देखो ग्राहक द्वारा दी गई राशि, या यहाँ आप लिख सकते हैं कर बीजक या बीजक मूल्य। बीजक मूल्य क्या हो जाएगा, कर योग्य मूल्य प्लस जीएसटी। तो कर योग्य मूल्य कितना था 586, उसमें जीएसटी को जोड़ दिया, ये इतना रुपए ग्राहक को प्राप्त होगा।